बिलों पे चर्चा कौन लोग कर रहे हैं, जरा मुझे आप ये बताइए ना। कौन घर दिलाने की बात कर रहे हैं? जो लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर पर बुलडोजर चला। जेल के अंदर रहने वाले तड़ीपार व्यक्ति अब समझाएंगे कि बिलों के क्या फायदे और क्या नुकसान है। कानून आप सिखाएंगे लोगों को। और अगर आप कानून की बात करते हैं तो मुझे बताइए कि भारत देश के संविधान में कहां इस बात का जिक्र है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आज वक्त पर चर्चा हो रही है तो कल को ये लोग ये कहेंगे कि ये जो मंदिर है इन पर भी हमारा राइट है, उसके बाद कहेंगे गुरुद्वारे पे भी हमारा राइट है। इसकी न्यायपालिका से पूछना चाहिए कि क्या अब हमें प्रोटेस्ट करने की भी आजादी इस देश में नहीं है? कि आग लगे बस्ती में, नरेंद्र मोदी जी अपनी मस्ती में। मोदी जी को विदेश जाने से फुर्सत नहीं है। अभी वक्त पर चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी ठीक से लोकसभा और राज्यसभा में, मोदी जी निकल गए पहले थाईलैंड। इतनी चर्चा हो रही है ना, इससे 1% चर्चा भी अमेरिका के जो ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ जो लगाया है उस पर 1% भी चर्चा नहीं है। कल को देश का संसद भवन है, कोई व्यक्ति इस पे दावा कर दे कि सरकार का नहीं है और सरकार से कह दे कि सरकार कागज दिखा दे और संसद भवन ले जाए, तो क्या तब तक संसद भवन के पार्लियामेंट में कोई नहीं बैठेगा? जो पैसे वाले मुसलमानों के साथ बैठता है और बाकी मुसलमानों को कहता है कटमुल्ला है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री। कानून का पावर आपका सीओ नहीं कर रहा, उससे तो नहीं बोला आपने कि वो कानून का पालन नहीं कर रहा, वो आपका रिश्तेदार है। जो वक्त का बिल है ना, ये सबको पता है कि ये बिल किसके लिए आया और किसके लिए पारित हुआ, किसके लिए पास हुआ, सबको पता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज चाहे वक्फ बिल हो या कोई भी बिल हो, अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज पे मंडरा रहा है तो वो भारत देश का संविधान है। भारत देश का संविधान देश के लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत कोई गुलाम देश नहीं है, भारत किसी का गुलाम नहीं है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात यह कि भारत देश के अंदर अगर किसी भी बिल को लेकर लोगों की दो तरीके की राय हो सकती है, कुछ लोग समर्थन में भी होते हैं तो कुछ लोग असमर्थन में भी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग समर्थन नहीं कर रहे, अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से काले कलर के बिल्ले लगाकर आए तो आप उनके घर पर नोटिस भेज दें। मैं उन तमाम लोगों के जिनके घर पर नोटिस गया है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को अपने नोटिस को कोर्ट के अंदर चैलेंज करना चाहिए और इस सवाल का जवाब देश की न्यायपालिका से पूछना चाहिए कि क्या अब हमें प्रोटेस्ट करने की भी आजादी इस देश में नहीं है? मुझे आप एक बात बता दीजिए। दूसरी बात ये जो वक्त का बिल है ना, ये सबको पता है कि ये बिल किसके लिए आया और किसके लिए पारित हुआ, किसके लिए पास हुआ, सबको पता है। ये इस देश के उद्योगपतियों के लिए पास हुआ है जिनका घर वक्त की जमीन पे बना हुआ है। अब कल को उनके घर के ऊपर खतरा ना मंडराए, उनके घर पे बुलडोजर ना चला दिया जाए या उनके घर को ना गिरा दिया जाए, इसके लिए सरकार पहले ही उनके लिए बिल लेकर आ गई। और बड़ी बात तो यह है कि इस देश के अंदर कुछ भी हो, एक कहावत है कि आग लगे बस्ती में, नरेंद्र मोदी जी अपनी मस्ती में। मोदी जी अपनी मस्ती नहीं छोड़ते। मोदी जी को विदेश जाने से फुर्सत नहीं है। अभी वक्त पर चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी ठीक से लोकसभा और राज्यसभा में, मोदी जी निकल गए पहले थाईलैंड, थाईलैंड से मोदी जी निकल गए श्रीलंका। और आपने देखा होगा कि जो बिम्स्टिक जो सम्मेलन जो वहां पर ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी जो देश की गोदी मीडिया, देश के दलाल चाटुकार पत्रकार जो पूरे जो टीवी चैनल पर दिखाते हैं ना कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, आप ये देख लीजिए मोदी जी का विश्व में डंका ऐसा बज रहा है कि ये जो वक्फ बिल पर जो इतनी चर्चा हो रही है ना, इससे 1% चर्चा भी अमेरिका के जो ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ जो लगाया है उस पर 1% भी चर्चा नहीं है। 26% टैरिफ लगाया है हमारे ऊपर, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई मीडिया उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, अभी मैं आपको बता दूं, ये जो मोदी जी थाईलैंड गए, वहां पर जो बिम्स्टिक सम्मेलन हुआ उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सेकंड लास्ट नंबर पर नजर आए खड़े हुए। आप ये सोच लीजिए, बिम्स्टिक सम्मेलन में भारत के सातों पड़ोसी देश शामिल हैं, उसमें बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, भारत भी है, उसमें और तमाम देश भी है, लेकिन उसमें जो सात जो देश थे। क्या दिक्कत है आपको? जो वक्फ बोर्ड का बिल आया उससे क्या दिक्कत है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, वक्त क्या है? दान की हुई जमीन। मैं आपसे क्या कहता हूँ, वक्त क्या है? दान की हुई सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से वक्त है, अगर आज वक्त पर चर्चा हो रही है तो कल को ये लोग ये कहेंगे कि ये जो मंदिर है इन पर भी हमारा राइट है, उसके बाद कहेंगे गुरुद्वारे पे भी हमारा राइट है, फिर कहेंगे कि चर्च पर भी हमारा राइट है। ये तो इस तरीके से देश की सारी चीजें अपने नाम कर लेंगे। दूसरी बात, ये वक्त की जमीन कोई सरकारी जमीन नहीं है। सरकार का हक किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर नहीं हो सकता। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी आपको डोनेट कर रहा हूं तो उस पर आपका राइट तब होगा जब मैंने आपके नाम उसको कर दी, ठीक है ना? सरकार उसको अपने अंडर नहीं ले सकती। तो दूसरी बात ये, जमीन ले लो अपने। जी कागज दिखाओ, जमीन ले लो अपने। भाई मैं आपसे एक बात कहता हूं, कल को देश का संसद भवन है,
कोई व्यक्ति इस पे दावा कर दे कि ये सरकार का नहीं है और सरकार से कह दे कि सरकार कागज दिखा दे और संसद भवन ले जाए, तो क्या तब तक संसद भवन के पार्लियामेंट में कोई नहीं बैठेगा? उस पर स्टे लगा दी जाएगी? मुझे आप ये बता दो। अगर कल को बहुत सारे, यही मामला आज से कुछ समय पहले जब सीएनआरसी के टाइम पर था तब भी कागज दिखाने की बात आ गई। आज भी बहुत सारे ऐसे घर ऐसे हैं जिन्हों के बाप दादाओं के टाइम से उनके घर हैं, उनके पास कोई पेपर नहीं है। प्लस दूसरी बात ये, बहुत सारी ऐसी जगह पे जहां पर पावर ऑफ टर्नी की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग हैं पावर ऑफ टर्नी भी है, पावर ऑफ टर्नी की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रियां होनी कब से शुरू हुई हैं? मुझे आप एक बात बताइए। रजिस्ट्रियां तो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं, उससे पहले तो पावर ऑफ टर्नी हो जाती थी। लोग जो है जबान पे या पेपर पर लिखकर उसी तरीके से हो जाती थी। ये बिल समझ नहीं पा रहा मुस्लिम अमित शाह जी कह रहे हैं ये इसमें लोग भड़का ही रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अफवाह फैला रहे हो। नहीं नहीं, एक बात मैं आपको बताता हूं ना कि भड़का ही रहा है ये। अब एक बात आप मुझे बताइए ना, जेल के अंदर रहने वाले तड़ीपार व्यक्ति अब समझाएंगे कि बिलों के क्या फायदे और क्या नुकसान है। दूसरी बात ये तो संसद में दूसरी बात ये कि किरण रिजिजू जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि इससे देश के आम जो गरीब मुसलमान हैं उनको फायदा मिलेगा, क्या कभी इसी तरीके से जब हिंदुओं के लिए कोई बिल आ पाए उस पर कभी चिल्लाए हैं? आज भी भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता। और बड़ी बात तो ये देखिए, अभी आपने देखा होगा किरण रिजिजू तब नहीं बोलेंगे जब आज मुसलमानों को घर देने की बात करें वक्त के जरिए, लेकिन जिन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया उनको आप क्या कहेंगे? वो बच्ची, सुन लीजिए, अब तो और चलेगा। वो बच्ची जो किताब लेके भगती हुई नजर आई, जिसकी वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया, क्या उस पर किरण रिजिजू क्या कहते हैं पार्लियामेंट में इतनी तरीके से चिल्ला के बोलेंगे? दूसरी बात ये कि आज भी ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां करोड़ों रुपए चंदा आता है। क्या कभी किरण रिजिजू ने उस मंदिर के जरिए जो इस देश का आम जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब हिंदू है, माफ कीजिएगा, गरीब जो हिंदू है, कभी उनको बढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कभी किरण रिजिजू ने इतना जोरदार भाषण दिया, इतना जोशीला भाषण दिया? आज भी जब इस देश के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, आज भी। और दूसरी बात ये, बिलों पे चर्चा कौन लोग कर रहे हैं? जरा मुझे आप ये बताइए ना, कौन घर दिलाने की बात कर रहे हैं? जो लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाकर। और अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में क्या कहा? क्या उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पास या प्रधानमंत्री या किरण रिजिजू के पास कोई जवाब है? मुझे सवाल का जवाब दे। जो अखिलेश यादव ने बोला कि चाइना ने हमारी जिस जमीन को कैप्चर कर रखा है, क्या आपके पास दम है कि आप उस जमीन को वापस ला सके? जिस जमीन पर चाइना ने भारत की जमीन पर अपना कब्जा कर रखा है, उसको लाने की तो आपकी औकात नहीं है। भारत देश के अंदर देश के लोगों को लड़ाकर हर छठे महीने कोई ऐसी चीज लेकर आना जिससे देश में हिंदू मुसलमान क्रिएट हो और आपका चुनाव निकल जाए। क्योंकि देश में, सुन लीजिए, बिल को लागू कराने कौन? योगी जी। भाई साहब, योगी जी से अपना प्रदेश तो संभलता नहीं है, ठीक है ना? वो व्यक्ति जो पैसे वाले मुसलमानों के साथ बैठता है और बाकी मुसलमानों को कहता है कटमुल्ला है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो लुलु मॉल में यूसुफ भाई के साथ घूमते हुए तो बड़े शान से घूमता है और भगवा पट्टा भी भूल जाता है, समझ रहे हैं? और वो योगी विधानसभा में खड़े होकर कभी कटमुल्ला बोलता है, कभी कहता है कि सितंबर अक्टूबर में भी मई जून जैसी गर्मी कर देंगे। तुम मौसम विभाग में है? ये सूरज तेरे हाथ में है कि जब मर्जी चाहेगा निकाल देगा, जब मर्जी बंद कर देगा। साधु का काम होता है, एक क्या कहते हैं वो लाइन है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। समझ रहे? साधु का मतलब होता है, साधु का अर्थ होता है कि आप ऐसी वाणी बोले कि जिससे सब लोग आपकी तारीफ करें, पक्ष या विपक्ष। एक व्यक्ति पावर है उनका, डंडे में अरे पावर है। अगर डंडे में पावर करना होगा कह रहे हैं? हैं अमित शाह जी कह रहे हैं कानून का पालन तो करना पड़ेगा सबको। कानून का पावर आपका सीओ नहीं कर रहा, उससे तो नहीं बोला आपने कि वो कानून का पालन नहीं कर रहा। वो आपका रिश्तेदार है? वो आपका रिश्तेदार है सीओ जो कानून का पालन नहीं कर रहा। फिर उसके बाद में आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर कभी कोई पुलिस वाला नाचते हुए नजर आता है, कभी कोई पुलिस वाला नेताजी की सेवा में हाजिर नजर आता है, तो वो कानून का पालन तो नहीं करते, तब तो आप उनको नहीं कहते। और कानून, सुन लीजिए, कानून आप सिखाएंगे लोगों को, जो खुद तड़ीपार रह के आए हो वो देश के लोगों को कानून सिखाएंगे। और अगर आप कानून की बात करते हैं तो मुझे बताइए कि भारत देश के संविधान में कहां इस बात का जिक्र है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते? आपने प्रदर्शन करने के पीछे लोगों को नोटिस भेज दिया,
बताइए आप मुझे, क्या ये कानून के अनुरूप है या कानून का पालन है? ये मुझे जवाब दीजिए। तो प्रदर्शन को रोका जा रहा है, आपको लग रहा है, या प्रदर्शन अब नहीं होगा? भाई मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ परमिशन मांगकर दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। एक बात आप मुझे बताइए, जिस देश में, भारत डेमोक्रेटिक देश है भाई, लोकतांत्रिक देश है, यहां कोई डिक्टेटरशिप या तानाशाही नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आज आपके पास लोकसभा में बहुमत है और आपके पास करारे नोट हैं, तो नोटों के जरिए आप विधायक भी खरीदते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खरीदते हैं। जहां आपकी सरकार नहीं होती वहां आप सरकार भी गिराते हैं, तब आप संविधान का पालन तो नहीं करते। चर्चा हुई है तब लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है जी, लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है 14 घंटा की चर्चा के बाद। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, चर्चा तो इस देश में कैसी होती है वो सबको पता है कि अगर विपक्ष का नेता खड़े होकर बोल दे तो उसको कह देते हैं कि भैया जो मुद्दा उस पर चर्चा करो, और ये 60 साल 70 साल पुराने नेहरू जी को उठाकर ले आएंगे, तब कोई नहीं बोलता लोकसभा में खड़े होकर, स्पीकर महोदय भी चुप हो जाते हैं। बड़ी बात तो ये है। अब क्या होगा इसके बाद? बिल तो अब आ गया। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ उद्योगपतियों के हवाले देश करने की, और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी, माना आपको उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो एक काम करिए ना, ये जितने भी देश के रहने वाले लोग हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनकी रजिस्ट्री इनसे छीनकर एक बार अपने कॉर्पोरेट मित्रों के नाम कर दीजिए, और उसके बाद में हमारे सबके घरों पर बुलडोजर चला दीजिए, या हमारे घर पर परमाणु, हमारे देश पे परमाणु गिर के हमें ही तबाह कर दीजिए। क्योंकि आपस में घुट घुट कर लड़ने से अच्छा है कि हम एक बार मर जाएं। आए दिन कोई ना कोई देश के किसी ना किसी कोने में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता हुआ पाया जाता है। कोई सुन लीजिए, है जी, मस्जिद के बाहर हवन भी कर रहे थे कुछ लोग। मैं बता तो रहा हूं, आपस में लड़ रहे हैं हम हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो इससे अच्छा है कि नेताजी आप कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएं, देश से वैसे भी आप घूमने में बिजी रहते हैं, थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाएं और एक परमाणु हमारे देश पर गिर के हमारे देश के लोगों को ऐसी तबाह कर दें। क्योंकि आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम एक ही बार मर जाएं। क्यों आपस में लड़ें? जिस देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उसी देश के लोगों को आपस में लड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं, और शर्म भी नहीं आती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।